अग्निपथ योजना का पूरे देश में जो लोग विरोध कर रहे हैं, अब ये खुलासा हो चुका है कि वो विरोध कोई सेना में तैयारी कर रहे बच्चे नहीं कर रहे हैं, उनको झूठ बोलकर सड़कों पे लाया जा रहा है। उनके पीछे एक लॉबी है जो बच्चों को कोचिंग कराती है सेना में भर्ती के लिए। वो पूरी लॉबी इसको फंडिंग कर रही है, वही छात्रों में झूठ बोलकर छात्रों को सड़क पे उतार रही है। और जो सेना की भर्ती की एक्चुअल में तैयारी कर रहे थे, उनको कुछ भी अभी सरकार की तरफ से इस बारे में बोला नहीं गया है कि आपका अपॉइंटमेंट होगा कि नहीं, जिन लोगों ने टेस्ट पास पहले ही कर लिया है। लेकिन अब एक बार इस आंदोलन के नाम पर याद करिए, जिस तरह से सीएए का विरोध हुआ था, सड़कों पर शाहीन बाग बने थे, इसी तरह हमने देखा कृषि बिल को लेकर सड़कों को घेर कर लोग बैठे थे। ठीक उसी पैटर्न पर इस अग्निपथ योजना का भी विरोध हो रहा है और अब वही गैंग फिर से एक्टिव हुआ है। हमने देखा मामले में अभी एक नया ट्विस्ट आया जब इसमें राकेश टिकैत की एंट्री हुई है हरिद्वार में। वो वहां एक कार्यक्रम में गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि हम भी इस अग्निपथ योजना का विरोध करेंगे और छात्रों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। तो सवाल यह है कि राकेश टिकैत एक किसान नेता हैं, उनका इस योजना से क्या लेना देना है? लेकिन लेना देना है, क्योंकि राकेश टिकैत आंदोलनजीवी जो ठहरे, उनका काम है कि कोई भी आंदोलन हो उसे करना है, उसके लिए फंड जुटाना है या फंड प्राप्त करना है। और राकेश टिकैत ने जो ये घोषणा करी है, इसको लेकर के अब आप बिल्कुल समझ में आ गया है। इनको ये लगता है कि जैसे हमने मोदी सरकार को सीएए के मुद्दे पर घेरा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचेगा, फिर इस पे स्टे हो जाएगा, फिर 1-2 साल ये टल जाएगा। यानी मोदी सरकार जो योजना लाएगी उसका विरोध करेंगे, दबाव बनाएंगे और हो सकता है कृषि बिल की तरह ये वापसी हो जाए। और पूरी तैयारी के साथ अभी इस योजना का भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप समझें कि ये योजना जो आई है, ये कोई मोदी की योजना नहीं है और इसलिए इस पे सरकार ने या मोदी जी ने घोषणा भी नहीं करी है। ये सेना की योजना है, जो हमारे देश में जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस कारगिल युद्ध के बाद सेना ने एक समिति बनाई थी, कारगिल युद्ध समिति नाम से, और उस समिति ने बाकायदा समीक्षा के लिए अधिकारियों को तय किया था कि वो ये तय करें कि जो कारगिल युद्ध की कमियां रहीं, हमारी कैजुअल्टी ज्यादा हुई, उसके कारण क्या थे। उसके कारण में जब गहराई में पहुंचे, और उसके अलावा 1962 का युद्ध था जिसको हम हारे, उस समय भी जो समीक्षा हुई थी कि 1962 का युद्ध हम चीन से हारे, तो क्या कारण रहे। उसमें एक कारण यह आया था कि हमारी सैनिकों के पास वो साज सामान नहीं था जो चीन के सैनिकों के पास लड़ाई के लिए था। बर्फ में लड़ने के लिए जो वर्दी चाहिए, जो जूते चाहिए, वो बेसिक नीड है, वो भी हमारे पास नहीं थी। इसी तरह कारगिल में कैजुअल्टी ज्यादा ना होती यदि हमारे पास उस तरह के अस्त्र शस्त्र होते, फाइटर प्लेन होते। तो क्या किया जाए? सेना की वो जो समिति थी जो अभी हाल ही में कारगिल युद्ध के बाद बनी, उसने सजेशन दिया कि देश के अंदर जो सेना है उसको मॉडर्नाइज करना है और उसमें जो 25% सेना का बजट है, उसका कुल 25% लगभग वो पेंशन में जाता है और इसलिए पेंशन के बोझ को कम करना है। शॉर्ट टर्म भर्ती, ये जो दुनिया के सभी देशों में होती है, चाहे वो अमेरिका है, फिर चाहे रूस है, फिर चाहे इजराइल है, चाहे वो चीन है, सब जगह ऐसी भर्ती होती है। 2 साल, 3 साल, 4 साल कहीं कहीं है और शॉर्ट टर्म भर्ती करी जाती है। सेना में अपनी सेवा देता है बच्चा, उसके बाद अपना कोई काम करेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि भारत में ही केवल योजना लागू हो रही है। यहां लागू करके सेना को आधुनिक बनाना, सेना का बजट सेना के अस्त्र शस्त्र में खर्च हो, यह योजना है। और सेना में युवा भर्ती हो, ज्यादा यूथ होगा, तो जो रिटायरमेंट की उम्र अभी 58-60 साल है एक सैनिक की, वो 58 साल 59 साल यानी कि 60 साल में भी रिटायरमेंट के एक दिन पहले भी अगर लड़ाई का मौका आ गया, कोई दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया उसकी पोस्ट पे, वो लड़ने जाना पड़ेगा उसको। तो शॉर्ट टर्म कोर्स में सरकार की योजना है कि 50% युवा रहेंगे जिनकी उम्र मैक्सिमम 21 साल रहेगी और 21 के भर्ती होंगे, तो 18 से 21 भर्ती की एज हो गई, 4 साल इसमें 21 में जोड़ दो तो 25 साल हो गया। मैक्सिमम 25 साल का युवा हमारे सेना में रहे, उनकी संख्या 50% हो, ताकि कहीं पहाड़ी क्षेत्र में या युद्ध क्षेत्र में भेजने की जरूरत पड़े तो इस यूथ को भेजा जा सके।
और बाकी के लिए ये है कि भाई आप उम्र बढ़ गई है तो आपको अर्धसैनिक बलों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन इस योजना का अगर इंप्लीमेंट ठीक से हो गया तो हमारी सेना तो ताकतवर हो जाएगी, हमारी सेना में युवा ज़्यादा हो जाएंगे, हमारी सेना के पास अस्त्र शस्त्र बढ़िया हो जाएंगे। जो राइफल अमेरिका के सैनिकों के पास रहती हैं वो हमारे पास भी आ जाएंगी। और इससे क्या होगा, जब सेना मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। लेकिन इससे क्या होगा, चीन को दिक्कत होगी और पाकिस्तान को दिक्कत होगी। और इसीलिए चीन और पाकिस्तान कभी नहीं चाहते कि भारत की सेना मजबूत हो। तो भारत में बैठे हुए उनके जो पिट्ठू हैं उनके जरिए ये आंदोलन करवाकर वो चाहते हैं कि इस योजना का इंप्लीमेंट ना हो। इंप्लीमेंट ना होगा तो जैसा पहला ढर्रा चलता आया है वही चलता रहेगा और सेना का हाल वही रहेगा। उनके मुकाबले हमारी सेना कमज़ोर रहेगी। इस योजना का विरोध करने वाले ये आंदोलनजीवी जो हैं इनकी मानसिकता समझने की ज़रूरत है। और अब जो राकेश टिकैत ने घोषणा की है इससे तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो सीएए के टाइम पे विरोध पे सड़कों पे बैठे थे वही पूरा का पूरा गैंग इस समय एक्टिव हुआ है। और ये जो पकड़े गए, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो बिहार में जो लोग पकड़े गए हैं, उत्तर प्रदेश में जो लोग गिरफ्तारी हुई है, उसमें से ज्यादातर वही हैं कि जो उस समय भी कहीं उसी तरह सीएए का विरोध कर रहे थे और उनको उस समय भी छात्र समझकर, बच्चा समझकर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन आज फिर से जो ये आंदोलन हो रहा है और इस आंदोलन के नाम पर जो सेना के तीनों जनरल हमारे आकर के टीवी पर बोल रहे हैं, आप सोचिए कि आप सरकार पे विश्वास ना करें। बिल्कुल हो सकता है सरकार झूठ बोल रही हो या बोल सकती है, वो राजनीतिक लोग हैं। लेकिन हमारे सेना के तीनों सेना के अध्यक्ष वो आकर अगर कोई बात बोल रहे हैं कि हम जिम्मेदारी से कहते हैं इस योजना से युवाओं की नुकसान नहीं है, फायदा है, आपकी फ्री में पढ़ाई होगी, फ्री में आप टेक्निकल बनेंगे, फ्री में आपके हाथ में डिग्री आएगी, जो कई लाख रुपए खर्च करके आपको डिग्री मिलती वो डिग्री आपको सेना में रहते हुए मिलेगी और इसके अलावा पैसा भी मिलेगा। तो सेना कह रही है और सेना ये भी कह रही है कि जो रूटीन भर्ती है वो उसके पैरेलल में ऐसे ही चलेगी जैसे चलती आई है। लेकिन कुछ लोगों ने झूठ के आधार पर ये जो हिंसा फैलाई है, उनके मंसूबे हमेशा से इस देश के नुकसान में रहे हैं, देश के अहित में रहे हैं, उनको हित करना नहीं है। और इसीलिए अब हालांकि सरकार ने 3 साल बढ़ाए हैं, क्योंकि कोरोना में जो 3 साल गए लोगों को मौका मिला, उन्होंने तैयारी करी थी, भर्ती नहीं हुई थी, वो डिमांड युवाओं की ध्यान में रखते हुए सरकार ने वो 3 साल बढ़ा दिए। इसके अलावा भी समीक्षा करने को सरकार तैयार है। लेकिन कोई अगर इस तरह के मंसूबे पालकर सड़कों पे आग लगाएगा, ट्रेनों में आग लगाएगा, इससे किसका नुकसान है? केवल देश का नुकसान है। तो ये जो लोग कर रहे हैं इन सब की पोल पट्टी अभी इस षड्यंत्र से खुली है, जो पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी की है और जिस तरह से राकेश टिकैत ने घोषणा की है। अब जो गुप्तचर विभाग है हमारे देश का और जो पुलिस का इंटेलिजेंस है वो बता रहा है कि अब ये आंदोलन में ठीक इसी तरह, इसी पैटर्न पर जो हमने कृषि बिल में देखा था, वही लोग भेष बदलकर आपको जो किसानों के वेश में दिखाई दे रहे थे, अब वो सैनिक बनकर बैठेंगे और अपने आप को मीडिया के सामने और धरने प्रदर्शन में कहेंगे हम पूर्व सैनिक हैं साहब। और पूर्व सैनिक बनकर एक नया आंदोलन इस देश में खड़ा होना है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के आने तक हर महीने एक नया आंदोलन इसी तरह ये आंदोलनजीवी खड़ा करेंगे। इसके लिए मोटी फंडिंग इनको विदेशों से की जा रही है, हवाला के जरिए पैसा आ रहा है, जिसको रोकना किसी के भी शायद वश में नहीं है। लेकिन सरकार को इसका विकल्प भी निकालना होगा और ये जो दंगाई हैं इनको एक्सपोज करना होगा और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। वरना इस तरह से जो दंगे होते हैं उसमें कभी भी किसी अमीर आदमी का या बड़े आदमी का नुकसान नहीं होता, पिछता आम आदमी ही है। इसी दंगों की वजह से जो रेल पे पथराव हुआ है, जो रेलवे में आगाजनी की गई है, गरीब आदमी का सामान लूटा है, गरीब आदमी ही पीड़ित है। तो ये समझने की आवश्यकता है, सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। वंदे मातरम।